अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? गुड। लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहे हैं? कोई मसला तो नहीं है? आवाज़ वगैरह क्लियर होती है? ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारा आज का जो लेक्चर है चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का नेक्स्ट लेक्चर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में हमने डिस्कस करना है कि फ़ॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, हम उससे क्या चीज़ लेते हैं, और इन्वायरमेंट हमें जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं या उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखें बेटा, फॉरेस्ट हैव द ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, इन्वायरमेंट को डिफरेंट टाइप की जो पॉल्यूशन है उससे सेव करने में फ़ॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा वेदर कंडीशन जो है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, चेंज इन टेम्परेचर, क्लाउड कवर, ये सारा जो है फॉरेस्ट जो है इसको कंट्रोल करवाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग्स, वो देखें। फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग्स में हमारे पास है बेटा टिम्बर, बिल्डिंग वुड है, फायरवुड, मेडिसाइन और रेनफॉल। फायरवुड जो है वो हमें रेगुलर जो आम फॉरेस्ट है वहाँ से, और जो ऐसे कोनीफर फॉरेस्ट है वहाँ से हमें जो टिम्बर मिलती है वो स्पेसिफिकली बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होती है। और मेडिसिन डिफरेंट टाइप की फॉरेस्ट से जड़ी बूटियाँ जो कलेक्ट की जाती हैं उनसे फर्दर मेडिसिन डेवलप की जाती हैं। फिर फॉरेस्ट का जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, उसके ज़रिए जो रेनफॉल जो है ना वो मेजर रोल प्ले करते हैं प्लांट रेनफॉल में। अगर प्लांट को या फॉरेस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए तो जो एवरेज रेनफॉल है वो कम हो जाएगा, और जो नेचुरल साइकिल है वाटर का, फ्रेश वाटर की जो रिसाइकलिंग है वो इफ़ेक्ट होगी। फिर नेक्स्ट देखें बेटा, समझ आ रही है? ओके। एनवायरमेंटल बफर्स, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है, विच वन इज़ द एनवायरमेंटल बफर एग्जामिनर, तो आपने फॉरेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो एनवायरमेंटल बफर में देखें, एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल एंड ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसके लिए नेसेसरी है। तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो तकरीबन वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है कार्बोहाइड्रेट डेवलप करते हैं। इसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो जो एयर में होते हैं वो सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं ट्रीज़ के अंदर। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जितने भी हैं उनको खुद ट्रैप कर लेता है, और जो एयर है उसको क्लीन कर देता है, जिसकी बेस पे इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, इनको फॉरेस्ट को इन्वायरमेंटल बफर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, विंड के ज़रिए, पानी के ज़रिए, रेनफॉल के ज़रिए वो जो अपर लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, उसको बोलते हैं इरोजन्स। जो फॉरेस्ट हैं बेटा इसको रोकते हैं। फॉरेस्ट जो है ना सॉइल को कवर देते हैं, फॉर ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखती हैं और इरोजन्स नहीं होने देती। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंटेन द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ना उसको भी फॉरेस्ट ने मेंटेन किया हुआ है किसी न किसी तरीके से। रेनफॉल का जो है ना वो बनते हैं रीज़न, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी, ये सारा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना फॉरेस्ट के साथ लिंक है। फिर उसके बाद है टेम्परेचर रेगुलेशन। जहाँ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर की रेगुलेशन भी है, डे नाइट डिफरेंस आ जाता है, और जो एवेपोरेशन की वजह से मोस्टली जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस रहता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में। जब ट्रांसपायरेशन होती है तो वाटर वेपर जो है मैक्सिमम ट्री होंगे तो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होगी, तो इन सराउंडिंग में जब वाटर वेपर्स होंगे तो वो टेम्परेचर को लो करने में हेल्पफुल होंगे।
फिर फॉरेस्ट के साथ और जो चीज़ लिंक्ड है जो कि स्पीशीज़ है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, वो भी मेन जो उनका रिजर्वायर है वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट और बायो फॉरेस्ट के पास बहुत ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ का रिज़र्व मटेरियल है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत अहम रोल हासिल है फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। फॉरेस्ट होल्ड्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़, मैनी स्पीशीज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, बहुत सारी स्पीशीज फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो उनका जो नेचुरल लिविंग प्लेस है फॉरेस्ट स्पीशीज का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बाहर आएंगी और दूसरे एनिमल से वो किल हो जाएंगी, तो एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे स्पीशीज़ के। तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। But clearance of forest law leads to the escaping of the species from forest, final the endanger. फाइनली क्या होगा, वो एंडेंजर होंगी। जब वो फॉरेस्ट से स्पीशीज़ बाहर आएंगी उनको शेल्टर नहीं मिलेगा, दूसरे जो उनके प्रीडेटर हैं वो उनको हंट कर लेंगे और स्पीशीज़ जो है वो इस तरह ख़त्म होने की तरफ चली जाएंगी, एंडेंजर हो जाएंगी। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ा रिज़र्व है बायोडाइवर्सिटी का। ये था बेटा फॉरेस्ट के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, या वो इन्वायरमेंटल बफर कैसे रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के पास स्पीशीज़ का रिजर्व कैसे है या बायोडाइवर्सिटी क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आप जूनियर क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जी कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो या किसी चीज़ की कंपोजिशन में चेंज ले आए, वो जो चेंज है वो पॉल्यूशन है। Befalling of environment by anything produced by human in which is harmful to human life is called pollution. कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में, कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट को बिफॉल कर रही है, उसकी कंपोजिशन चेंज कर रही है, साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट हो रही है, तो वो पोल्यूशन कहलाती है। पोल्यूशन से रिलेटेड बेटा नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स। ये वो वाले सब्सटेंस हैं, वो वाले केमिकल हैं, वो पार्टिकल आप कह सकते हैं, वो कंपाउंड कह सकते हैं, वो थिंग भी कह सकते हैं जो कि पोल्यूशन का सबब बनते हैं। नीचे आप डेफिनेशन में देखें या डिटेल में, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर्स specifically harmful substances, chemical and gases which cause pollution are called pollutants. वो वाले तमाम फैक्टर, all types of factor, ये सारे फैक्टर देखें, वो तमाम फैक्टर जो मैंने कुछ मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि पोल्यूशन काज करते हैं, उन फैक्टर्स को बोलते हैं कलेक्टिवली पोल्यूटेंट्स। नीचे हम नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, समझ आ रही है, क्लियर, आवाज़ भी आ रही है, ओके गुड। यहाँ कुछ टाइप मेंशन है बेटा पोल्यूशन की, जिसमें आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड रेडिएशन पोल्यूशन। ये डिफरेंट टाइप्स हैं पोल्यूशन की जो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली रिलेट हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पोल्यूशन में इन्वॉल्व है, और इन पोल्यूशन का ह्यूमन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो रहा है। नेक्स्ट देखें बेटा, एयर पोल्यूशन में जो हम डिस्कस करेंगे मेन वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में देखें चेंज इन कंपोजिशन और बी फॉलोइंग, वही पहले वाली डेफिनेशन से लिंक है। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो एयर की कंपोजिशन में चेंज आती है उसको बेटा एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एयर की कंपोजिशन क्या है। ये हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि एयर में 79% जो है वो नाइट्रोजन है, 20 और 21% जो है वो ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन और 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ क्वांटिटी में और ट्रेसेस गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, वो हमने स्टार्ट में देखी थी। अगर 79% नाइट्रोजन डिस्टर्ब होती है परसेंटेज के लिहाज से, ऑक्सीजन डिस्टर्ब होती है 20% के लिहाज से, वो ऑक्सीजन जो है वो 16% हो जाती है, या
12% हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो 0.04 से 1% या 2% या 3% हो जाती है। तो वो एयर की कंपोजिशन में चेंज हो गई। तो जब एयर की कंपोजिशन में चेंज आई वो एयर कहलाएगी पॉल्यूटेंट या एयर पोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जी एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या हैं। जो एयर पोल्यूशन के जो मेजर इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, वो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट जो हो रहा है बेटा वो ओजोन लेयर के ऊपर हो रहा है। द मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज ऑन ओजोन लेयर। कौन मेजर इफेक्ट जो है वो ओजोन लेयर के ऊपर है, और वो ओजोन लेयर मुसलसल जो है डिस्टर्ब हो रही है। उसकी जो थिकनेस है वो भी, और उसकी कंपोजिशन में भी चेंज आ रही है ड्यू टू पॉल्यूशन इन एयर। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन देखें, एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है इट इज़, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओजोन है क्या। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ, और ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल इकट्ठे हों तो ओजोन डेवलप होती है। अब ओजोन करती क्या है, फंक्शन क्या है उसका? फिल्टर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो वाली रेडिएशन जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है उनको फिल्टर करती है, साल के ऊपर नहीं आने देती। प्योर फॉर्म में इसका कलर ब्लूइश है, और ये आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और प्योर कंडीशन में जो ओजोन है वो हाईली पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर उसके बाद देखें काजेज़ क्या है एयर ओजोन डिप्लीशन के। ओजोन लेयर जो है वो थिक थी, है वो क्यों ग्रेजुअली उसकी थिकनेस में जो है ना कमी आ रही है, वो रिड्यूस हो रही है, थिन होती जा रही है। उसके जो मेजर फैक्टर हैं बेटा, सबसे बड़ा फैक्टर एयर पोल्यूशन। हम ऊपर पहले टॉपिक भी एयर पोल्यूशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ओजोन लेयर के ऊपर है। एयर पोल्यूशन ही ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है, उसकी थिकनेस को रिड्यूस करा रही है। एयर पोल्यूशन में जो बाकी पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दूसरे नंबर पे आपको ये नज़र आ रहा है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन्स का कम्बिनेशन है ये कंपाउंड्स, और ये मोस्टली रेफ्रिजरेटर्स में और एसीज़ में जो है ना वो फिल की जाती है ये गैस। जैसे ही ये गैस डिस्चार्ज होती है डेफिनेटली इसका जो फिर रिज़र्व है वो एयर ही है, एयर में चली जाती है। वहाँ पर जाके एयर में ये क्लोरीन के साथ, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, एक क्लोरीन जो है सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन, वो सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन जो है बेटा वो डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ देखें कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन है ओजोन, उधर 1 मिलियन और इधर सिंगल एटम जो है ना वो इन दोनों को पैरेलल मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ओजोन लेयर बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली उसको जो है ना इफ़ेक्ट किया जा रहा है क्लोरीन की वजह से, और वो थिक होती जा रही है। और कुछ जोन ऐसे हैं कि ओजोन में जो कि बिल्कुल इतने थिन हो चुके हैं कि जी वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, वहाँ होल डिवेल्प हो गए, वहाँ टोटली तौर पर जो है ना वो ओजोन लेयर ख़त्म हो चुकी है। थर्ड फैक्टर देखें एयर कंडीशनर्स, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन सोर्स है। होम, ऑफिसेज और व्हीकल्स में जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस जो है होती है, उनके डिस्चार्ज से ये इन्वायरमेंट में आती है, फिर एयर से ऊपर। ये वो वाले जोन दिए हुए बेटा दो जहाँ पर जो है ना ओजोन लेयर जो है ना वो डिक्रीज्ड है बहुत ज़्यादा, इवन दैट के होल डेवलप होने के करीब है। एंटार्क्टिका और अरेक्टिक रीजन्स डिक्रीज द ओजोन लेयर। फिर हम देखें जी इफ़ेक्ट क्या है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। उसमें देखें बेटा इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, पहला सबसे बड़ा इफ़ेक्ट, द मोर अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द अर्थ राइज इन टेम्परेचर। अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही अर्थ के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगी, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली वो डिफरेंट जो है ना और इफ़ेक्ट होंगे टेम्परेचर इंक्रीज के। स्पेसिफिकली ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा, फ्लडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, पानी जो है ना डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, फ्लड बाहर निकल आएगा फिर रिवर से। उसके बाद देखें स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अगर अर्थ के ऊपर आएंगे तो ह्यूमन स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं, और स्किन कैंसर म्यूटेशन का सबब बनती हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। कैटरैक्ट्स इन ह्यूमन, आई डिजीज़ है,
अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ह्यूमन में आई डिजीज़, लेंस में प्रॉब्लम हो जाता है, इमेज सही नहीं बनती, विजन में प्रॉब्लम होता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं, कैटरैक्ट भी बोलते हैं इन ह्यूमन। फिर उसके बाद देखें बेटा क्रॉप एंड ट्री डिस्ट्रक्शन। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं देखें वो ह्यूमन स्किन को जब डिस्टर्ब कर सकती हैं तो क्रॉप एंड जो ट्री है वो भी उससे डेफिनेटली इफ़ेक्ट होंगे, सेल वॉल जो है वो डिस्टर्ब होगी, उनकी जो डिफरेंट उनमें भी म्यूटेशन हो सकती है, उनकी फ्लोरिंग इफ़ेक्ट हो सकती है इससे अल्ट्रावायलेट रेज से। फिर उसके बाद देखें वही अल्ट्रावायलेट रेज जो है जिनको ओजोन फिल्टर नहीं करेगी, ओजोन उनको रोकने के काबिल नहीं है, तो मेरीन प्लांक्टन जो हैं, जो फ्लोटिंग प्लांट हैं और मेरीन में स्पेसिफिकली सी वाटर में, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। इसके अलावा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, पहला पॉइंट जो है ना उसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, वेदर पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है। ये जो वेदर पैटर्न है ये डिस्टर्ब होगा डेफिनेटली जब आप अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली सॉइल के ऊपर आएंगी, तो उनकी जो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर है सॉइल का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। क्लियर होगी बेटा बात। ये हमने देखा कि जी एयर पोल्यूशन क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट एयर पोल्यूशन का जो था वो ओजोन लेयर के ऊपर था। हमने फिर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन देखी कि जी ओजोन लेयर प्योर कंडीशन में ब्लूइश कलर में होती है और साथ में प्योर कंडीशन में पॉइजनस भी बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। ये देखें आप, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ओजोन लेयर रेडिएशन को फ़िल्टर करती है, ब्लू कलर है और हाईली पॉइजनस है। और काज जो है डिप्लीशन का वो एयर पोल्यूशन और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, और ये वो दो जोन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल तक डिक्रीज़ हो चुकी है इसकी थिकनेस। फिर उसके बाद नीचे जो इफ़ेक्ट हैं ओजोन लेयर के वो भी हमने देखे। तो इनको बेटा आपने अच्छी तरह तैयार करना है। MCQ जो है कलर वाला कि ओजोन का कलर क्या है, और साथ में ये क्लोरीन, एक सिंगल एटम क्लोरीन का कितने ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये भी आपने बेटा अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। तब तक जो है बेटा आपने अपना ख्याल रखना है और इस लेक्चर को भी अच्छी तरह जो है ना वो याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।